बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 2 के मिड से है, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज बनती हैं जिसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन एक्शन प्लान करती है और उनकी एग्जीक्यूशन करती है। अब स्ट्रेटजी का बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उन्होंने किस किस्म के काम करने हैं, कौन सी मार्केट को टच करना है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, क्या प्राइसिंग होगी, उसकी कैसे प्रमोशन करनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। आपके कोर्स में जो चीज़ हमने पढ़नी है, याद रखिएगा कि ये एंथनी ट्रायंगल, या फिर इसको 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी ये भी कहते हैं। अब ये इसको एंथनी ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ट्रायंगल है जिस पर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। नंबर 1 इज नोन एज स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 इज नोन एज टैक्टिकल एंड नंबर 3 इज नोन एज ऑपरेशनल। अब बच्चे याद रखिएगा, देयर आर 3 लेवल, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। स्ट्रेटेजिक लेवल जो है ये वो वाला लेवल है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे हायर टॉप मैनेजमेंट जो होती है एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये डिसीजन मेकिंग करती है। तो कौन सा लेवल हुआ ये? टॉप मोस्ट मैनेजमेंट, मींस डायरेक्टर वगैरह, ये लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। और कौन सी डिसीजन मेकिंग करते हैं? कौन सी ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी जो ये वाली मैनेजमेंट करती है? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन, बड़े वाले डिसीजन वो ये वाली मैनेजमेंट करती है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू एंथनी ट्रायंगल। ये कौन से डिसीजंस होंगे? कौन सी मार्केट को टच करना है, क्या हमने एशिया के रीजन में जाना है कि नहीं। अगर हम सुजुकी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें और वो ये देखना चाहे कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, अपनी कार्स जो हैं, जो अपनी एसयूवीज हैं या जो भी गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं उनकी उन्होंने लॉन्च करनी है, तो क्या उनको एशिया की मार्केट टच करनी चाहिए कि नहीं? कोई ऐसी कंट्री जहां पर उसके ऑपरेशन जितने सक्सेसफुल हैं उनसे विड्रॉ करना चाहिए या उनको एग्जीक्यूट करना है? तो ऐसी जो डिसीजन मेकिंग है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है एंड टॉप मोस्ट मैनेजमेंट जो होती है वो करती है। देन कम टैक्टिकल। टैक्टिकल लेवल पर इनसे जो लोअर मैनेजमेंट होगी, यानी कि मिडिल लेवल की मैनेजमेंट, ये वो लोग डिसीजन करते हैं। और कौन से डिसीजन मेकिंग होगी इनकी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की जाती है टैक्टिकल की जानिब से, एंड ये करती है मिडिल लेवल की मैनेजमेंट। एंड देन कम ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बिल्कुल लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है ये वो डिसीजंस करते हैं। और डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं या डेली ऑपरेशंस जो होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। तो बच्चे आपने बड़े गौर से पढ़ लिया कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक, नंबर 2 टैक्टिकल एंड नंबर 3 ऑपरेशनल। जो सबसे टॉप वाला है वो हायर मोस्ट मैनेजमेंट, लंबे डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, बड़ी बड़ी डिसीजन मेकिंग। सेकंड वाला टैक्टिकल, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट, मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, जो ये लोग हैं ये वाले डिसीजंस करते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। वाइल ऑपरेशनल लोअर मैनेजमेंट करती है और डे टू डे डेली ऑपरेशन जो है ये करते हैं। अब इधर एक की पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। वो पॉइंट क्या? कि ये जो तीनों लेवल्स हैं इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग, इनकी आपस में केमिस्ट्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी आपस में केमिस्ट्री नहीं होगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसकी रीजन या लॉजिक ये है कि अगर स्ट्रेटेजिक लेवल वाले लोगों ने कोई एक डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि हमने ये पॉलिसी बना दी है, ये आपको फुलफिल करनी है, लेकिन टैक्टिकल लेवल के जो लोग हैं वो उससे एग्री नहीं करते या उससे थोड़ा सा रिलक्टेंट है उनके डिसीजन से, उनके डिसीजन को मानते नहीं, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। लिहाजा स्ट्रेटेजिक लेवल की टैक्टिकल लेवल के साथ अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री, इनके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो टैक्टिकल लेवल की ऑपरेशनल वालों के साथ है, इन तीनों लेवल की आपस में केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जितनी अच्छी ये होगी उतना ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं, और जितनी ये काम होगी उतनी की स्ट्रेटजी के फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है स्ट्रेटजी के ऊपर। जितनी अच्छी स्ट्रेटजी, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बॉन्डिंग, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस। जी बच्चे क्लियर है? इसको ज़रा गौर से देखें
30 सेकंड्स के लिए इसको देखें और हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी बच्चे, इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके साथ कुछ चीज़ें, मैं इधर कुछ डिपार्टमेंट्स कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ। जी बच्चे, ये कुछ डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम इधर मेंशन किया है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। इनको हम बारी बारी देखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम नए आइडियाज़ लेकर आना, नई चीज़ें लेकर आना। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट अगर बनाती हैं तो उसके नए फीचर्स लॉन्च करना, कोई ऐसी चीज़ लेकर आना जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, हमारे कंपेटिटर्स के पास अवेलेबल ना हो। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमारे कंपेटिटर के पास या मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल नहीं, तो उससे आपको कंपेटिटिव एज हासिल होगा, आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने देखा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री बड़ा तेज़ी से चेंज होती है, बड़ी तेज़ी से इसमें इनोवेशन आती है। अगर आज कोई स्मार्टफोन आया है तो नेक्स्ट जो उसका मॉडल लॉन्च होगा उससे ज़्यादा इनोवेटिव होगा। तो बच्चे, ये सारे काम किसके हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। देन कम प्रोडक्शन। अब इन लोगों ने जो आपको डिज़ाइन दिए, जो फीचर्स दिए, जो आइडियाज़ दिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होनी है। उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की प्रोडक्शन करनी है, मोबाइल्स बनने हैं, मोबाइल्स असेंबल होने हैं। तो बच्चे, वो किधर कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है? पैसा कितना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं मनी वर्थ में कितने रिक्वायर्ड हैं और कब रिक्वायर्ड हैं, उनको जनरेट किधर से करना है और उस पैसे की स्पेंडिंग, यानी कि फाइनेंस का इनफ्लो एंड आउटफ्लो की जो मैनेजमेंट है, अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी से फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। देन कम मार्केटिंग अभी हम डिटेल में देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा यही है। लेकिन अभी ये समझिए कि मार्केटिंग एंड सेल्स का डिपार्टमेंट जो है वो ये देखता है कस्टमर की नीड्स क्या हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, याद रखिएगा, दोनों सेपरेट डिपार्टमेंट हैं, इसको मिक्सअप नहीं करना। मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के फंक्शन सेपरेट हैं, सेल्स के डिपार्टमेंट के फंक्शन सेपरेट हैं। लेकिन हमारा स्टूडेंट ये मिसकॉन्सेप्ट कर जाता है बड़ा कॉमन, कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर देता है। सो मार्केटिंग का मकसद कस्टमर की नीड को एनालिसिस करना, आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रोवाइड करना, ये काम सारा मार्केटिंग का है। एडवर्टीजमेंट करना अपनी प्रोडक्ट की, जो चीज आपने बनाई, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। देन कम प्रोक्यूरमेंट, ये जो बच्चे प्रोडक्शन होनी है, जो हमने मार्केट में चीज सेल करनी है, उसके लिए डेफिनेटली हमें रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। उन रिसोर्सेज की, उन रॉ मटेरियल की जो परचेजिंग है वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट करता है। एंड आईटी डिपार्टमेंट इज वेरी मच कॉमन और ये सबके लिए रिक्वायर्ड है, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोक्यूरमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे। आपका ईआरपी सिस्टम इंस्टॉल होगा या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन, आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? आईटी डिपार्टमेंट। सो बच्चे, दीज आर द मोस्ट कॉमन डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जी, आज के टॉपिक का जो मेन कोर एरिया है, मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग?
जी बच्चे, ये मैंने मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखी। इट्स अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट एंड सप्लाइज कस्टमर नीड्स एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ऐसा काम है, एक मैनेजमेंट का अमल है। ये कौन सा अमल है? जिसमें हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, वो क्या चीज़ मांग करता है, उसको क्या चीज़ पसंद है, और फिर जो चीज़ उसको पसंद है वो हम उस तक पहुंचाएं भी। दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। बड़े अच्छे तरीके से हम उस तक पहुंचाएं। हम इस डेफिनेशन को ब्रेकअप बेसिस पर देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब ये मैनेजमेंट का अमल है। कौन सी मैनेजमेंट का अमल? बच्चे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, देयर आर 3 लेवल्स। 3 लेवल की मैनेजमेंट हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल या ऑपरेशनल लेवल की मैनेजमेंट, इन तीनों में से किसी का अमल होगा, प्रोसेस होगा। अब किस चीज़ का ये अमल है? आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करना, पहचान लेना, एंटिसिपेट करना, पहले से उसको चेक कर लेना, प्रिडिक्ट कर लेना, किसी चीज़ को पहले से सोच लेना कि ये क्या है, एंटिसिपेट करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर उस चीज़ को सप्लाई भी करना। अब बच्चे किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना और सप्लाई करना है? कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना, शनाख्त कर लेना, पहले से पहचान लेना कि कस्टमर को आने वाले वक्त में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, और फिर उसको सप्लाई भी करना। किस तरह? एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि बड़े अच्छे तरीके से, विदाउट वेस्टेज, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और प्रॉफिटेबली का मतलब है कि आप वो चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी हो। तो अब हम अगर इस डेफिनेशन को समझें तो आपको बड़ा क्लियर कट समझ आ जानी चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट कस्टमर की नीड को शनाख्त करती है, पहले से देखती है कि आने वाले वक्त में कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, और फिर वो चीज़ कस्टमर को सप्लाई भी करे, मींस मार्केट में सप्लाई भी करे, इस तरह से सप्लाई करे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, अच्छे तरीके से आप काम करें और कंपनी प्रॉफिटेबली वो चीज़ प्रोवाइड कर सके। जी बच्चे, क्लियर है? आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जी, देन कम मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। which is consisted on 4 controllable variables। बच्चे, मार्केटिंग मिक्स के 4 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपस में मिक्स होकर हमारा ये जो मार्केटिंग का मकसद है इसको पूरा करते हैं, हमारे कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। 4 एलिमेंट्स पर कंसिस्टेड है। इसको आप 4 P's का नाम भी देते हो। अब फर्स्ट P फॉर प्रोडक्ट, सेकंड फॉर प्राइस, थर्ड फॉर प्लेस एंड फोर्थ फॉर प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये जब आपस में मिक्स होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स और 4 P's। हम बारी बारी इनको डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट। बच्चे, आपने जो प्रोडक्ट बनानी है वो कैसी होगी, कितनी ज़बरदस्त होगी, उसमें कौन से फीचर ऐड होंगे, प्रोडक्ट की बेसिक जो है वो क्या है। अगर आपकी प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं तो आप उसकी मार्केटिंग किस तरह करोगे, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किस तरह करोगे। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं स्मार्टफोन वाली को। अगर आप अभी 1 GB रैम या 16 GB रैम मेमोरी वाला मोबाइल आज बनाएंगे 2020 में, मई 2020 में, तो क्या वो सेल होगा? या बटन्स वाला मोबाइल आज बनाएंगे तो क्या वो सेल होगा? नहीं। आपकी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? इनोवेटिव, डिज़ाइन बड़ा अच्छा होना चाहिए, उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, कैमरे के जो पिक्सल हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, स्क्रीन की पर पिक्सल डेंसिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो आपके डिज़ाइन है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, एज होने चाहिए या नॉच वाला होना चाहिए, वाटर ड्रॉप नॉच होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके स्मार्टफोन में होंगी तो तब ही वो सेल के
लिए मार्केट में जा सकेगा। आपकी प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी नहीं तो आप पहला पी मार्केटिंग मिक्स का फुलफिल नहीं करते। पाकिस्तान में बड़ी ऐसी एग्जांपल है कि प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की लेकिन प्रोडक्ट अच्छी नहीं बने। वंस अपॉन अ टाइम कैंडिया दूध लॉन्च हुआ पाकिस्तान में, बड़ी उन्होंने मार्केटिंग की, पैसा इन्वेस्ट किया, दूध बड़ा अच्छा था लेकिन उसकी जो पैकिंग है उससे लगता था कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं। या फिर पेप्सी का एक ड्रिंक आया था स्टिंग, अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले 3 उन्होंने स्टिंग लॉन्च की थी, वो नहीं चल सकी। स्टिंग शार्क आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ब्लू कलर की कुछ इस तरह थी। तो बच्चे वो क्यों नहीं चल सकी? चूँकि प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी। उससे ऐसा नज़र आता था कि जैसे ये ड्रिंक नहीं बल्कि पेस्टिसाइड है। तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं तो फ्लॉप हो जाएगी, प्रोडक्ट अच्छी है तो सक्सेसफुल होगी। जी, देन कम प्राइस। आपने प्रोडक्ट तो बड़ी ज़बरदस्त बना ली, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है लेकिन उसकी प्राइस अच्छी सेट नहीं की। प्राइस अच्छी सेट नहीं की का मतलब ये है कि आपने प्राइस इतनी ज़्यादा हाई सेट की, स्मार्टफोन तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बना लिया लेकिन इसकी प्राइस रख दी 4 लाख, तो बच्चे वो कैसे सेल होगा? कस्टमर इज़ अनएबल टू पे ये वाली अमाउंट। और अगर प्राइस इतनी ज़्यादा लो कर दी है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी वाला एलिमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही, तो तब भी वो आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। सो प्राइस का जो एलिमेंट है वो बड़ा क्रूशल है। एंड देन कम प्लेस। आप कौन सी जगह पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो? आपने जो चीज़ बनाई है क्या उधर उसके पोटेंशियल कस्टमर अवेलेबल हैं कि नहीं? लेट्स सपोज अगर KFC पाकिस्तान में या मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में, हम सियालकोट की बात करते हैं, सियालकोट में लॉन्च होना जा रहा है या लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, तो वो कौन सी जगह पर अवेलेबल है बच्चे? पोर्श एरिया पर, ऐसी जगह पर जिधर आपके सारे कस्टमर अवेलेबल हैं। एक्सपेंसिव जो लोग हैं, एक्सपेंसिव जो एरिया है उधर ही KFC या मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान में लॉन्च होगा, पोर्श एरियाज में। अगर KFC या मैकडोनल्ड्स 20-25 किलोमीटर दूर जाकर किसी रूरल एरिया में अपनी ब्रांच ओपन करेगा तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? आई एम डैम श्योर हरगिज़ नहीं, बिकॉज प्लेस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सी प्लेस की, किस जगह पर प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी और एग्जांपल सुनिए। व्हीकल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में ये जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, लैम्बोर्गिनी, बुगैटी, कुमारो, डॉज, ये क्यों नहीं है? ये ब्रांड्स पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उनको पता है कि पाकिस्तान का कस्टमर इतनी एक्सपेंसिव कार परचेज नहीं करता। सो पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लेस फॉर दैट ब्रांड्स। और पाकिस्तान में कौन सी कार्स आ सकती हैं? सुजुकी, होंडा, टोयोटा, उनकी छोटी गाड़ियां। उनको ये पता है कि पाकिस्तान इज़ अ पोटेंशियल मार्केट फॉर दैट कार्स, और उन लोगों को पता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हमारी कार सेल होंगी। सो आई एम वेरी मच होपफुल के प्लेस वाला पी भी आपको बड़ा क्लियर हो चुका होगा। एक्सक्यूज मी। जी बच्चे, उसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है कि आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, आपने लोगों को बताना है जो आपने प्रोडक्ट बनाई। आपने प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त बनाई, उसके फीचर्स बड़े अच्छे थे, उसकी प्राइस भी रीज़नेबल सेट की जिससे कस्टमर को भी परचेजिंग पावर पे इशू नहीं था और कंपनी भी के लिए भी प्रॉफिटेबल था। उसकी प्लेस भी बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्ट की। लेकिन ये तीनों काम करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन में ही वो प्रोडक्ट रख दी, कस्टमर तक नहीं पहुँचे, उनको नहीं बताया, उनको एडवर्टीजमेंट नहीं की, उनको अवेयरनेस नहीं दी कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो बच्चे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस फिर भी खत्म हो जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको उस प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करना पड़ेगी, तो तभी आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जी, अब हम बारी बारी इन पीज में, इन 4 पीज में जो इशू है वो देखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। अच्छा जी, अब पहले पी में आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कोर, नंबर 2। जी बच्चे, इधर तक तो कोई किसी को कोई इशू नहीं, अगर कोई इशू है तो वो पूछ ले, मैं अभी कह रहा हूं ताकि आपके साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होती जाए। जी बच्चे, जब आपने प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं।
कोर, एक्चुअल एंड एक्सटेंडेड। कोर का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना है आपको प्रोडक्ट क्या बनानी है। एक्चुअली बेसिक ऑफ प्रोडक्ट है क्या, आप क्या बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन बनाना चाह रहे हो, लैपटॉप बनाना चाह रहे हो, घड़ियाँ बनाना चाह रहे हो, किसी फर्नीचर इंडस्ट्री में हो तो फर्नीचर बनाना चाह रहे हो, फूड इंडस्ट्री में हो तो मील्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो। आपकी प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली आपको बनाना क्या है। तो हम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे वही मोबाइल फ़ोन वाली। तो आपने इधर डिसाइड कर लिया कि मेरा कोर एलिमेंट प्रोडक्ट का पहला है, मैंने स्मार्टफोन्स बनाने हैं, डन। देन एक्चुअल, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कोर में कि आपको स्मार्टफोन्स बनाने हैं, लेकिन अब उसके फीचर्स क्या होंगे, कितनी रैम होगी, कितनी आप उसमें वो जो सारी चीज़ें मोबाइल के फीचर्स कैसे होंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, उसकी पैकिंग क्या होगी, फीचर्स, उसकी पैकिंग, ब्रांड नेम, ये सारी चीज़ें अब उसके एक्चुअल वाले पी में आएंगी। आपने सोचा स्मार्टफोन बनाना है, स्मार्टफोन कैसा होना चाहिए, अब आपको एक्चुअल वाले में, एंड फाइनली एक्सटेंडेड। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो ये मोस्टली बच्चे याद रखिएगा डिपेंड करता है, सॉरी लिंक होता है आफ्टर सेल के साथ। जितने भी आफ्टर सेल वाले मामलात हैं वो एक्सटेंडेड के साथ आते हैं। आपने गारंटी कैसी देनी है, आपको वारंटी कितनी मिलनी चाहिए, आपने जो स्पेयर पार्ट सेल करने हैं इस प्रोडक्ट के वो कैसे सेल करने हैं, ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें मिलती हैं तो पहला प्रोडक्ट का पी कंप्लीट होता है। मार्केटिंग मिक्स के पहले प्रोडक्ट के पी के आगे फर्दर 3 एलिमेंट्स हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे जी। देन कम प्राइस। जी प्राइस कैसी डिसाइड करनी है, प्राइस क्या होनी चाहिए। जी बच्चे, जब आपने मार्केटिंग मिक्स के प्राइस वाले पी को देखना है तो इसमें आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं, इनको 4 C's का नाम भी दिया जाता है। जैसे ऊपर मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं, इसी तरह उन पीज के प्राइस वाले पी के आगे फर्दर 4 C's हैं। नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कस्टमर, नंबर 3 कंपटीशन एंड नंबर 4 कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट क्या है, आपको कॉस्ट क्या पड़ी, व्हाट इज कॉस्ट, आपने मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा बड़ी डिटेल में। एनीथिंग सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन अ थिंग इज नोन एज कॉस्ट। आपने स्मार्टफोन बनाया, स्मार्टफोन बनाते हुए आपकी लागत आई 90 रुपीज़। कास्ट का मतलब लागत, जो आपने सेक्रीफाइस किया, आपने 90 रुपीज़ सेक्रीफाइस किए, तो याद रखिएगा अब आपको 90 से ऊपर ही कुछ रखना पड़ेगा इसकी प्राइस, तो तब ही आप वो कोई प्रॉफिट कमा सकेंगे। ये वाला प्रॉफिटेबली वाला जो एलिमेंट है वो आपका फुलफिल हो सकेगा। तो लेट्स सपोज मैं इधर डिसाइड करता हूं कि 90 + 5 रुपए में प्रॉफिट रखूंगा, तो मेरी प्राइस कितनी आएगी 95। सो फर्स्ट सी ये बताता है कि आपकी कॉस्ट कितनी आई। देन कम कस्टमर का सी। कस्टमर का सी हमें ये बताता है कि व्हाट कस्टमर इज विलिंग टू पे। आपने 95 तो प्राइस रख दी, क्या कस्टमर की कैपेसिटी है वो इतने का ये प्रोडक्ट परचेज कर सके, क्या कस्टमर की बाइंग पावर इतनी है, बाइंग पावर होने के बावजूद इज ही विलिंग टू पे 95 रुपीज। तो ये एलिमेंट भी आपको देखना पड़ता है कि व्हाट कस्टमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देन कम कंपटीशन। आपके कंपेटिटर्स ने उसी टाइप की चीज या वो सेम चीज बनाई है तो उन्होंने उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी। अगर आपके कंपेटिटर्स यही चीज 85 रुपीज पर सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो बच्चे नया कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। कंपेटिटर क्या चार्ज कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी डिस्काउंटेड प्राइस देकर मार्केट में शेयर ग्रैब कर सकते हैं। अगर वो आपसे कम चार्ज कर रहे हैं तो आपका मार्केट में शेयर ग्रैब करना बड़ा टफ हो जाएगा। कंपेटिटर्स को देखना जरूरी है। एंड फाइनली कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने डेफिनेशन में देखा था ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिव गोल्स होते हैं। तो अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव है, कमाना है प्रॉफिट, तो बच्चे फिर अगर आपकी प्राइस जो है सेट करनी है वो ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा हो। तो ये 4 C's हैं। आई एम होपफुल कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे।
अब बच्चे प्लेस एंड प्रमोशन ये हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही कॉस्टिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं वो मुझे इधर डिस्कस करना ज़रूरी हैं। सो मैं इधर पहले कॉस्टिंग की स्ट्रेटजीज़ मेंशन कर लेता हूँ, फिर मैं प्लेस एंड प्रमोशन को जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। स्क्रीन को देखें ज़रा, अगर कोई मसला आ रहा है तो मेरे साथ डिस्कस करें। इधर तक ये जितने हमने पॉइंट्स पढ़े, अगर इधर तक कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी बच्चे, ये कुछ मैंने स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी इधर बोर्ड पर, ये मेंशन की हैं। कॉस्टिंग की स्ट्रेटजीज़, प्राइस क्या सेट करनी है उसकी स्ट्रेटजीज। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब ये है कि जितने की आपको कॉस्ट पड़ी उस पर अपना कोई प्रॉफिट रख लें, तो ये आपकी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने के लिए। अगर आपको वो प्रोडक्ट 105 रुपये में पड़ी, अब आपने इसी के ऊपर कोई मार्जिन रखना है, कोई प्रॉफिट रखना है अपना, तो फिर इस प्रोडक्ट की प्राइस होगी। लेट्स सपोज मैं डिसाइड करता हूं कि इसके ऊपर 10 रुपये में अपना प्रॉफिट रखूंगा, 105 मेरी कॉस्ट, 10 रुपये मेरा प्रॉफिट, तो मेरी प्राइस क्या सेट हुई 115। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मेरी प्राइस होगी 115। देन कम पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कोई एक नई आती है या वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको ये स्ट्रेटजी भी मिलती है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है जब आप मार्केट में नए आओ या नई प्रोडक्ट लॉन्च करो तो अपनी उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम रखो कि जो आपके कंपेटिटर से कम है, ताकि आप मार्केट में शेयर ग्रैब कर सको, अपना आपकी चीज़ें ज़्यादा सेल हो सकें। चूँकि लोअर प्राइस होगी, सेम टाइप की प्रोडक्ट आपको कंपेटिटर्स आपके हाई प्राइस पर सेल कर रहेंगे और कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। एक्सक्यूज मी। जब पाकिस्तान में गोरमे लॉन्च हुई तो उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बड़ी थोड़ी रखी। आपने गोरमे बेवरेजेस देखी, बड़ी उनकी लोअर प्राइस थी, उनकी जो बेकर्स की आइटम्स थी वो बड़ी लोअर प्राइस पर सेट की गई थी। फिर उन्होंने मार्केट में शेयर ग्रैब किया और अब उन्होंने प्राइसेस अपनी राइज कर दी हैं। देन कम परसीव्ड क्वालिटी। आप एक ऐसी प्राइस सेट करो कि कस्टमर के माइंड में ये आए कि यार ये हाई प्राइस है, इसका मतलब है क्वालिटी हाई होगी। पाकिस्तान में या नॉर्मली वैसे भी एक ट्रेंड है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्राइस हो, कस्टमर के माइंड में ये चीज़ जाती है, ये आइडिया जाता है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। सो हाई प्राइस सेट करने से भी ये इमेज क्रिएट किया जा सकता है कि प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट प्राइस सेट करें। आपकी एक प्रोडक्ट है, डिफरेंट एरियाज में सेल हो रही है, आप उसकी डिफरेंट प्राइस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैगनार, सुजुकी की वैगनार पाकिस्तान में कोई राउंड अबाउट 1.8 to 1.9 मिलियन वो सेल हो रही है, बट सेम प्रोडक्ट इंडिया में राउंड अबाउट 0.9 to 1 मिलियन मिलती है। क्यों भाई वो इधर इतनी सस्ती और पाकिस्तान में इतनी महंगी है? द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट प्राइस। देन कम गोइंग रेट, जो मार्केट का रेट चल रहा है वही। एक बड़ी कॉमन टर्म आप यूज़ करते हैं, अगर आप कोई चीज़ लेने जाएं तो आपको शॉपकीपर या जो भी आपका वेंडर होता है वो यही कहता है कि भाई साहब जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे पेमेंट कर दें, जाके चेक कर लीजिए मार्केट। तो ये वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है कि मार्केट का जो गोइंग रेट है, आपकी जो पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं उसका डेली बेस पर रेट आता है, आपका गोल्ड उसका डेली बेस पर रेट आता है। तो ये सारी ऐसी चीज़ हैं जो गोइंग रेट पर चलती हैं, इसमें दूसरी स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं की जा सकती। बच्चे, आपको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेट करना पड़ती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ बना रही है और आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी सेट करना पड़ेगी। देन कम प्राइस स्कीमिंग। आपने नई चीज़ लॉन्च की तो उसकी महंगी प्राइस सेट कर लें, स्किम कर लें प्रॉफिट को, बलाई उतार लें दूध के ऊपर से, और फिर जो बाद में है ग्रेजुअली स्टेप्स में अपनी प्राइस डिक्रीज करें। जब कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है एप्पल का या सैमसंग का तो वो काफ़ी हाई प्राइस सेट कर देते हैं। नया S सीरीज़ का सैमसंग
या फिर उसकी नोट सीरीज़ जब भी लॉन्च होगी तो एक्सपेंसिव होगी, मार्केट को स्किम कर लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस डाउन करते जाते हैं। एंड फाइनली लॉस लीडर्स। लॉस लीडर्स का मतलब ये है कि आप एक चीज़ की प्राइस जो है वो इतनी लो सेट करें कि उसमें आपको लॉस हो और आपकी तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, आपकी वो एक चीज़ परचेज करके साथ दूसरी ऐसी चीज़ परचेज करे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो बच्चे लास्ट लीडर का मतलब दो चीज़ें सेल करनी है, एक लास्ट पर उसकी वजह से आपकी दूसरी चीज़ भी प्रॉफिटेबल हो, तो अल्टीमेटली नटशेल में आपको वो प्रॉफिट आ जाएगा। जी आई एम वेरी मच होपफुल कि ये जो प्राइस वाला 4 C's हैं और आगे फर्दर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं ये आपको क्लियर होंगी। जी अब आ गया जी प्रमोशन। अभी बीच में एक प्लेस है, प्लेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम प्रमोशन को डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद प्लेस को डिस्कस कर लेंगे, चूंकि अभी मेरे पास थोड़ी जगह कम है। जी प्रमोशन का मतलब एडवर्टीजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने चीज़ें बड़ी अच्छी बना ली, ये सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर ली, लेकिन अब आपने कस्टमर को नहीं बताया, मार्केट में ये नहीं बताया कि हमारे पास ये वाली चीज़ अवेलेबल है, तो इशू हो जाएगा। सो प्रमोशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एक्रोनिम है AIDA, आइडा। जी बच्चे एक्रोनिम है, फर्स्ट A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, सेकंड I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, D स्टैंड फॉर डिजायर एंड A स्टैंड फॉर एक्शन। तो बच्चे अवेयरनेस दें, मार्केट में लोगों को बताएं कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, हमने ये वाली चीज़ बनाई है, इसके इतने फीचर्स हैं और ये प्राइस है, आपकी फलानी मार्केट में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी चीज़ों की आपने अवेयरनेस देनी है कस्टमर्स को, यानी कि एडवर्टीजमेंट करनी है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आपको एडवर्टाइज करना है अपनी प्रोडक्ट को। सो अवेयरनेस देने के बाद लोगों की इंटरेस्ट डेवलप होगी, लोग आपकी उस प्रोडक्ट की जानिब इंटरेस्टेड होंगे। जब एप्पल का नया फ़ोन आता है 11 मैक्स या 11 मैक्स प्रो, तो बच्चे वो अवेयरनेस देते हैं, मार्केट करते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हमने एप्पल का आईफोन परचेज करना है। इंटरेस्ट डेवलप होता है कब? जब आप किसी को कोई अवेयरनेस दें। देन इंटरेस्ट के बाद डिज़ायर पैदा होती है कस्टमर के अंदर कि मैं ये वाली चीज़ परचेज करूँगा, एंड देन वो एक्शन लेता है, वो चीज़ परचेज कर लेता है और आपकी कंपनी की वो प्रोडक्ट सेल होने से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आपका प्रमोशन का जो मकसद है वो पूरा हुआ। अवेयरनेस करें, एडवर्टीजमेंट करें, उससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ ही लोगों का उसके बाद डिज़ायर पैदा होगी उसको परचेज करने की, और वो कोई एक्शन ऐसा लेंगे कि वो चीज़ परचेज करेंगे और आपकी कंपनी के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। जी मैं लास्ट वन जो है प्लेस, वो भी ज़रा डिस्कस कर दूँ इधर ही। जी प्लेस का मतलब है कि कौन सी जगह पर आपने चीज़ कैसे सेल करनी है। तो इसमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट सेलिंग। बच्चे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है, वो कस्टमर तक जो है खुद पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक खुद पहुंचाएगा, एंड कंज्यूमर को वो चीज़ खुद सेल करेगा। KFC या मैकडोनल्ड्स अपनी मील्स कैसे सेल करते हैं? क्या वो बीच में उन्होंने कोई होलसेलर या रिटेलर डाले होते हैं? नहीं। जो आपका कंज्यूमर है जिसने कोई मील खानी है, KFC के पास खुद जाए, उनसे जाकर अपनी चीज़ परचेज कर ले। तो कस्टमर के लिए KFC की स्ट्रेटजी क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। विल सेल डायरेक्ट टू आवर कंज्यूमर, वो कोई सेंटर में मिडल मैन नहीं रखेंगे। वाइल इनडायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आप सेंटर में कोई मिडल मैन रखते हो, आप अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद वो किसी रिटेलर को, किसी होलसेलर को, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में इन्वॉल्व करते हो, किसी पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, वो आपके एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आपको कस्टमर एंड कंज्यूमर का पता होना चाहिए। कस्टमर वो बंदा है जो चीज़ परचेज करता है, वाइल कंज्यूमर वो बंदा है जो उस चीज़ को यूज करता है। एंड वाला जो कस्टमर होगा जिसने चीज़ को इस्तेमाल करना है उसको नॉर्मली कंज्यूमर कहा जाता है। तो बच्चे इनडायरेक्ट सेलिंग में बीच में कस्टमर्स इन्वॉल्व होते हैं, वाइल डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली कंज्यूमर को ये चीज़ सेल की जाती है।
आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको मार्केटिंग मिक्स बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इजीली ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई किसी किस्म का इशू आए तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। SBL स्कूल ऑफ बिजनेस लीडर्स के प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन वीडियोस का, इन लेक्चर्स का आपको ये है कि YouTube पर आपको अवेलेबल होंगे, और YouTube का ये फ़ायदा है कि अगर एक लेक्चर आपका लाइव सेशन में किसी वजह से इशू आ गया है तो आप उसको बार बार प्ले कर सकते हैं, आप उसको बार बार देखकर वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।